नमस्कार दोस्तों, आदर आभार अभिनंदन। मैं प्रकाश चौहान। आई रियली वार्म वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। और दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक ऐसा सेशन जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू करते हैं और इसके साथ ही हम लोग आपको पीवाईक्यू और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो जितने भी जो आपने अब तक आपके सेशन देखे हैं या अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए, लेकिन ये सेशन बिल्कुल ही आपके लिए एक नई एनर्जी और नई चीज़ आपको देने वाला दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के जो अब तक हमने इससे पहले अप टू 60 क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चंस के आगे और अलग अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। समझ गए आप? तो इसलिए सावधानी रख करके हमें आगे बढ़ना है और हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के उन रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए जो आपको आगे मजबूत करेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है क्योंकि हम लोग बायलिंगुअल है। जबकि हमारे हिंदी मीडियम के जो अपने ऐप पर जो है ये क्वेश्चन आपके हिंदी में मिलेंगे आपको, और उनको हिंदी में बेहतर ढंग से आपके लिख करके समझाया जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है नेट की, ऑलमोस्ट उसके लिए इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ही होती है, तो ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको हिंदी में भी ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी कुछ इसमें समझ सकें और उनकी भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है इसको हमने एक ब्रांड कोचिंग से लिया है, ब्रांड बुक से लिया है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया से बढ़िया आपके मैटर दें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन के साथ अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी आप लोग उसको सीख सको कम समय के अंदर। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज दिस? द रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस। तो देखिए दोस्तों, एक रिएक्शन दी हुई है 2A + B, ये रिएक्शन दी हुई है और ये क्या रखा है, ये प्रोडक्ट बन रहा मान लो। तो इसमें क्या वाज फाउंड टू बी, इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ये पहला कितना दिया है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 5। क्या लिखा हुआ? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये कहाँ पर दिया बेटा? ये दिया हुआ है 15 सेकेंड के ऊपर। उसके बाद देखिए सेकेंड देर का K2, ये क्या 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर आपके टाइम कितना दिया दोस्तों? दिस इज गिवन एज 30 सेकेंड। इसके बाद ये वैल्यू दी हुई है और फिर देखना आप, ये दिया 50 सेकेंड के बाद क्या दिया बेटा? ये दिया हुआ है, ये सॉरी K3 K2 नहीं लिख सकते हैं अपन इसको, रेट कांस्टेंट एक ही है तो बेहतर ही होगा आप इसको K1 ही लिख लें, है ना भाई? ये K1 ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये K1 है और ये भी क्या K1 है, और ये दिया हुआ है कितना दिया भाई? 2.55 इंटू 10 की पावर माइनस 5। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पूछा गया है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट से अपन कैसे चेक कर सकते हैं, क्या तरीका है ना? तो इसका एक ही तरीका है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो आंख बंद करके आप उसकी यूनिट देखिए और यूनिट के आधार पर आप बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। फिनिश। तो मैं क्या लिख दूं? आपने देखा होगा K निकालने का एक फॉर्मूला होता है और K का जो यूनिट निकालने का 1 मोल, ये होता है दोस्तों क्या? ये होता है 1 माइनस n, ये होता है ln-1 और ये t-1, t मतलब सेकेंड। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि लीटर की पावर 1 आ जाए, तो मुझे क्या रखना चाहिए? 2। देखिए आपकी 1 आ रही है, तो मोल यहाँ 2 रखूँगा तो 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, मोल की पावर -1। ओहो, आ गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप कहोगे सर इसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट सिखा दिया बेटा, कैसे हो सकता है? नहीं सिखाया,
सिखाया, ये मैंने सिखाया किसी भी रिएक्शन के अगर आपको यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और t माइनस 1। इससे क्या सीखे आप? इससे आप सीखे हैं कि k का मात्रक या यूनिट आप निकाल सकते हैं कब? जबकि आपको ऑर्डर पता हो, और अगर ये दिया हुआ है तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं। डन। आगे देखते हैं दोस्तों। द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ 1 मोलर सॉल्यूशन टू बी रिड्यूस टू 0.5 m? देखो भाई, अगर आपसे कहा जाता है कि एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसकी कंसंट्रेशन 1 m से 0.5 m हो रही है और इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, क्या पूछा है कि इसको 1 से 0.5 m होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बता सकते? बता सकते हो। बट रियलिटी ये है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन अपने सिलेबस में एक्चुअल में तो है नहीं, लेकिन सर आ गया तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किया जाए? किया ये जाए कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि यहाँ के देर का कंसंट्रेशन देखिए टाइम पूछा है, तो इसको अगर अपन चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया आपके लिए। अगर ये 2a से प्रोडक्ट बना रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मान लिया मैंने। सर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन अपन कैसे मानते हैं? पावर 2 लगा दो, रेट इज इक्वल टू K2, a की पावर क्या हो गया? 2 हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि रेट जो है ये क्या होता है? माइनस डी अपॉन डी टी, K2 a की पावर क्या हो गया? 2। तो dA अपॉन डी टी K2 a की पावर 2। अब ये जो a की पावर 2 आया ना बेटा, मैं a को a के पास में ले जाता हूँ। वो कहते हैं ना भाई साहब, गाय के साथ गाय रहेगी, भेड़ के साथ भेड़ रहे और बकरी के साथ में बकरी रहेगी, लड़कियों के साथ लड़की बैठेगी और लड़कों के साथ लड़के बैठेंगे। ऐसा नहीं इधर लड़की बैठ गई पास में आपके चिपक के लड़का बैठ गया, ये थोड़ी पॉसिबल है। तो आप ऐसा कीजिए कि a को a के पास लाइए, लेके आगे, और ये t को K2 के पास लेके चले गए, चलेगा ये तो। अब यहाँ देखो बेटा, जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन आपने क्या मान लिया? A0। टाइम t है तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? AT होगी। बस इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। a की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओ कि चल ऊपर, क्या बोलोगे? चल ऊपर, ऊपर ले जाओ मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस 2 है। इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है x की पावर n जो होता है तो +1, और ये आपके अपॉन आपके जो वैल्यू होगी उसको अपन डिवाइड कर देंगे। साइन तो माइनस की था, -2 + 1 और -2 + 1, लिमिट लगा दी K2 × t, और ये आपको पता है -2 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और a की पावर क्या हो गया? -1। इसका मतलब हायर लिमिट क्या होगी? a की पावर -1 और माइनस A0 की पावर -1 K2 × t। तो K2 का वैल्यू आपने निकाल दिया। अब देखो दोस्तों, इसमें जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये क्या? K2 = 1/AT - 1/A0 × 1/T। क्या करूं बताओ? कुछ मत करो मेरे बच्चों, आप ये कर लीजिए K2 = 1/T 1/AT - 1/A0। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार। तो t बराबर मेरे बच्चों क्या हो गया? K2 × 1/AT। AT कहाँ गए रे? 80, हाँ ये पड़ा, कितना है भाई? 0.5, और ये कितना? 1। बस ये गया 10 आ गया, 5 × 2 = 10, 2 में से 1 जाएगा, पीछे बच गया 1। वेरी गुड, आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया रे? सब्जी वाला नहीं आया? उड़ी बाबा, सब्जी वाला नहीं आया, कौन आ गया? ये 10/8 × 10 की पावर 4 कर दिया मैंने। क्या किया बेटा? 10 की पावर -5 था, इसको मैंने क्या दिया भाई? तेरे को ऊपर ले जा रहा हूँ, तू मेरे को एक 10 उधार दे दे। तो ये माइनस जब प्लस होता तो कुछ तो दे ही देता, 10 मैंने इधर ले लिया 10 और 10 की पावर 4। तो अब आप 10 को 8 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या आ गया? अरे आ गया आ गया, दिल चुराने में आ गया। यस, आंसर चुराने में आ गया। ओहो, आंसर 3rd इज करेक्ट।
देखो, आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आप उसमें एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा यूट्यूब पर जो आपका लेक्चर चल रहा है उसको कर दीजिए बंद और बढ़िया ओढ़ के सो जाइए। या फिर दूसरा काम जो आप अक्सर करते हैं, क्या, इस YouTube चैनल को कर दीजिए बंद और अपने चॉइस का गाना या जो आप देखना चाहते हैं वो लगाइए और मजे कीजिए। लेकिन यहाँ देखें तो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके, मज़ा आना चाहिए। नो एनर्जी नो क्वेश्चन। ओके, देखो भाई, हमारी एनर्जी तो कभी लो भी होती है, हाई भी होती है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है ना। आपके पास क्या, यू आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चन फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी। ओके, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, क्या दिया, आओ भाई। अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ दिया है। nth ऑर्डर की रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन, ये दी हुई है। रिएक्शन इन दिस नेचर ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50%, ओ माई गॉड, इन 10 मिनट। ये जो रिएक्शन है 50% होके कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में। व्हेन द कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर। अगर इस रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, 50% कंप्लीट 10 मिनट हो रही है, दिस इज डीकम्पोज 50% इन टी मिनट एट 4 मोल पर लीटर। तो बताओ एन और टी क्या हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों, अगर आपको पता है कि ये मेरे पास क्या है, टी हाफ है और ये कंसंट्रेशन है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे बाबा ये तो वही है रे, ये तो क्या है, वही है। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो डिपेंडेंट ही नहीं है भाई। इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर है क्या कहीं? अच्छा, ये दो तो आंसर अपने हो नहीं सकते, या तो ये और या फिर ये है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को क्या बोला, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%। जो x जो है 50% आपके कंप्लीट हो रहा है और इसमें टाइम कितना लग रहा है बेटा, 10 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी थी बेटा, 2 मोल पर लीटर। ये पहली कंडीशन है। अब ये कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी दे दी, 4 मोल पर लीटर दे दी, तो x आपके तब भी 50% है, तो यहाँ पर t कितना होगा। देखो मेरे बच्चों, दिस इज डीकम्पोज 50% इन टी मिनट एट 4 मोल पर लीटर। क्या करें? अरे भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो ये डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर x की वैल्यू आपके अभी भी 50% अभी भी 50% है, तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ 10 मिनट लगा है, तो 4 मोल से अगर अपन करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा? x थोड़ी बदलेगा, x इस पर थोड़ी डिपेंड करेगा कि इनिशियल को आपने बदला तो x बदल जाएगा। भाई अगर मैं आपको 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो कोर्स कितने लंबा चौड़ा, मैं तो क्लास 1 घंटे की लूँगा ना यार। अगर आपके कोर्स, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, जब 2 मोल लिया तो x 50% डिसोसिएट हो रहा है, मैं इसको 4 कर लूँ तो क्या होगा? भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका स्टोइकियोमेट्री या उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से लिंक ही नहीं है। नहीं समझे आप? समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ टाइम कितना रहेगा, 10 मिनट ही रहेगा। ऐसा नहीं इसको डबल कर दिया तो ये आपके इसमें टाइम डबल लग जाएगा। क्या लग जाएगा टाइम? इसको 50% डीकम्पोज होने में टाइम उतना ही लगेगा भाई, है ना। ठीक है, मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उतना ही डीकम्पोज होगा। अगर ये 1 मोल बचेगा तो ये 2 मोल बचेगा, ताकि के की वैल्यू क्या आ सके, कांस्टेंट आ सके। के को कांस्टेंट रखने के लिए वैल्यू जो होती है ना वो बराबर रखी जाती है भाई। मतलब ये मान लो इसका क्या आ रहा है, K1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 log बेस 10। ये टाइम तो आपके पास कितना आएगा, ये 10 मिनट दिया हुआ है, ये आ जाएगा 2 मोल और इसका डिसोसिएट हो गया तो ये 2/1 आना चाहिए। तो अगर K1 की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू मेरे कांस्टेंट कब आएगी, 2.303 log बेस 10। 50% डीकम्पोज हो रहा है तो 4/2,
तो ये टी कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4। तो ये टी मेरा कितना होना चाहिए, ये भी तो 2/1 ही है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये दोनों होगी तभी तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। समझे? तो एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, एक एक क्वेश्चन के लिए झगड़ना है, एक एक क्वेश्चन को सही करना है भाई। In the case of first order reaction, the ratio of time required for 99.9% completion to 50% completion is, you are given here the first order reaction and it completes 99% and again it completes 50%. You have to find here the ratio of completion. दोस्तों, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका एक बार तो निकालना T 99.9%, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10। सी नॉट बताइए, सी नॉट तो सी नॉट ही रखूँगा, या तो इसको 100 ले लीजिए या आप एक ही रखिए, चलो एक रखते हैं। और ये अपने पास में क्या बेटा K1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये जो 99% दिया ना, तो CT कैसे निकलता है, CT निकलता 99.9% है, तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। तो ये मेरे पास जो चीज़ आएगी, ये मैंने कैसे निकाली, CT क्या होता है, CT आपको पता है दिस इज C0 माइनस एक्स होता है। तो मेरे बच्चे ये C0 आ गया, ये कितना आ जाएगा 99.9, किसका, C0 का ही तो है। तो ये आपके 1000 आ गया, तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा 0.001 C0। बस ये वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी 0.001 C0। ये गया 10 की पावर 3 आया, आहा, क्या कहोगे, आहा, मतलब आहा का मतलब ये हो गया हमने एक काम कर लिया है। तो ये क्या हो गया 2.303 इंटू 3 इंटू log 10 इज इक्वल टू 1। सो ये मेरा पहला काम हो गया। अब हाफ लाइफ निकालनी इसकी T 50%, तो T 50% तो अपन कितनी बार कर चुके हैं, ये 80 दिख रहा है ये आपको, ओड़ी बाबा ये नहीं दिखना चाहिए भाई, 2.303 और ये हो जाएगा आपके पास C0, ये मेरा K1, आहा, ये 0.5 C0 गया गया गया, आया आया आया, आ गया। ये लॉग अपने पास में क्या हो गया बेटा 2 आ गया। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं तो मेरे बच्चों मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखो 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 देखो, डिवाइड करें, ये मेरा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया बेटा 3, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, नीचे क्या बच गया देखो सिर्फ log 2 ही बचा है, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, क्या होता बेटा 0.3, ये गया 10 आ जाएगा। अरे वाह, तो मेरा आंसर अगर आपने जो दिया है वो रेशियो के फॉर्म में दिया तो कितना आएगा 10 आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे 10। हम देखते हैं जी कौन याद कर रहा है हमें, हमें कोई याद कर रहा है, पर फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन हुज रेट इज इक्वल टू K। देखो भाई, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करें सच में। अरे भाई रेट इज इक्वल टू K, अरे बाबा ये क्या है रे, ये तो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन भाई। अगर ये जीरो है तो आपको जीरो नहीं होना है, ये तो मेरा ट्रू है, मेरे से पूछा क्या है नॉट करेक्ट, फॉल्स निकालो भाई। टी ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अरे भाई ये कैसे हो सकता है रे कि टी ऑफ डिपेंड नहीं करता है, ये तो करता, हमने निकाला है जीरो ऑर्डर के लिए टी ऑफ ए पर डिपेंड करता है, इसने कहा डज नॉट डिपेंड। ओहो पकड़ लिया पकड़ लिया, इसका मतलब ये मेरा क्या है फॉल्स है, तो इसका मतलब मेरे से पूछा क्या फॉल्स है, मेरा सेकंड आंसर इज करेक्ट यार,
काय फालतू टाइम वेस्ट करते हो, आगे वाले क्वेश्चन पर जाओ ना। अगर आपने 100% सोच के सही निकाल लिया तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं क्या दिया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता, अभी आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन K1। इसका मतलब क्या हुआ बाबा कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो मेरा सही है। और आपको पता है इसका ये आपने पढ़ा होगा A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू टी। अगर ये इसको उल्टा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -K1t। इसका मतलब मेरा ये भी सही है, मेरा ये भी सही है, तो ये दोनों आपके सही है, तो ये आपने दिया है ना बेटा। आया मजा? आएगा आएगा जरूर आएगा। मजा आता नहीं बेटा, मजा लेना पड़ता है। किसमें? पढ़ाई में। अपने आप को पहले तो मेंटली फिजिकली तैयार करो, उसके बाद देखिए। हम भी कभी कभार आते हैं ना, हमारा जैसे कोई मूड खराब होता है, तो उस केस में हमें भी लगता है यार आज मूड अच्छा नहीं है, पर चूंकि हमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है तो हमारा मूड कई बार सही नहीं होता है। लेकिन आपको अपना मूड हमेशा सही रखना है, समझ गए? हम हिस्ट्री तभी लिख सकते हैं बेटा जब हमें कोई दूसरी चीजें प्रभावित ना करें कि और ये हो गया। ध्यान रखना, कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? अगर अपने सराउंडिंग से आप अफेक्ट हो रहे हो, अगर आपके टारगेट को कोई अगर आपके अफेक्ट कर रहा है, तो सक्सेस गई आपकी हाथ से। टारगेट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे साइड में कुछ भी हो जाए। देखते हैं आगे बेटा क्या दिया। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। भाई साहब ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, N2 प्लस 3H2 बन रहा है। क्या दिया है? प्रेशर दिया है, कितना दिया है? 50 हो 200। अब ये कह रहा है टाइम जब 0.91 है तब प्रेशर 200 है, 0.182 है हाफ लाइफ, तो आपके 100 है। ओ माय गॉड, टाइम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, ऑब्वियसली घटेगा क्योंकि रिएक्शन आगे जा चुकी है। अब ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपके प्लेटिनम या कोई ऐसे कैटलिस्ट लिखा होता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसने कुछ दिया नहीं है, इसने डाटा के बेसिस पर कहा है कि निकालो। क्या करेंगे आप? वही जो आपको करना चाहिए। एक गाना है ना, कौन सा, कि चलो गाने की बात बाद में करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, टी ऑफ प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर n-1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। इसको मान लीजिए टाइम t1 और इसको मान लीजिए टाइम t2, इसको मान लीजिए c1 और इसको मान लीजिए आप c2। अब प्रेशर है तो आपको पता प्रेशर कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या करें बाबू, हम ऐसा करें T2 ओवर T1 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 टू द पावर n-1 रखेंगे हम। तो T1 का दिया भैया, T1 दिया है 0.91, T2 का दिया है 1.82 और C1 क्या है रे? C1 दिया है 200 और बाबू C2 कितना दिया? 100 और n-1। ठीक है भैया, हमें कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर हमारी दिक्कत हो सकता है। क्या हो गया भैया? ये 2 बार कटेगा तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1 हो गया। और भैया दोनों का बेस समान है तो n-1 इज इक्वल टू 1 आ गया रे। तो n का वैल्यू क्या आ गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखते हैं कहीं दिया है क्या? हाँ दिया है। किस में दिया है? थर्ड में दिया है। क्या समझिए, हम भोजपुरी में पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग इन इंग्लिश,
You are watching that how to solve the question. If you are given here the two different time or half life at that and the two different pressure, then how to solve the question? You should remember one thing, that T half is inversely proportional to a to the power n minus 1. And for this question you will select the two half life and the two concentration, divide by each other, and you will find here the correct answer. My dear lovely students, you are watching that in a single question we are using here the three languages. What they are? Regional language, mean what? Hindi, English एंड भोजपुरी का थोड़ा सा टच मिला रहे हैं, ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा नहीं. चलिए देखो बच्चों, हमें पता है नन्ही सी जान इतना सारा काम कैसे करें. ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और ये दुर्दशा करने वाले अपनी, मेरी भी करते थे, की भी है. पर मैंने क्या कहा, जब तक देखो तब तक एकदम मन लगा के देखो, मजा आ जाना चाहिए. लो आओ. A reaction is found to have the rate constant second inverse. By what factor the rate is increased if the initial concentrated reactant is tripled? देखो भैया, ये दिया है rate is equal to, a reaction is found to have the rate constant. अब ये second inverse, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है. अगर ये ऑर्डर 1 है और इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया. क्या कर दिया बेटा, ट्रिपल किया हमने, 3C कर लिया मान लो, और ये किया. अब ये पूछा है कि बताओ व्हाट फैक्टर, किस फैक्टर से आपके इसको अगर आप कर देते हैं ट्रिपल, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर आपके 3 टाइम्स हो जाएगी. 3 गुना हो गया नहीं यार, इसको ट्रिपल किया तो रेट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 फैक्टर से बढ़ जाएगा. ओके डन, मजा आया. विच इज इनकरेक्ट, आप अंडरलाइन इसको कीजिए. इनकरेक्ट क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. सही बात है, हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये कैसे हो सकता है यार, आपसे पूछा, इनकरेक्ट पूछा ना. अच्छा कांस्टेंट, देखो भाई, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, सही बात है. रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बात कर रहे हो यार. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, रहता ही नहीं है, वो तो चेंज होता रहता है. ये फॉल्स हो गया ना यार. आगे देख लेते पहले. हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, सही बात है, ये मेरा ट्रू है. यूनिट ऑफ के फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, K2 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस n, 1 में से ये -1 आना चाहिए. क्या भाई, लीटर की पावर 2 में से 1 हो जाएगा, सेकेंड की पावर -1. ये तो ट्रू है. वाह बाबू, इसका मतलब तुम समझ गए. कौन सा, सेकंड इज फॉल्स और फॉल्स ही पूछा है. तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप लोग किस तरीके से 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. मजा आया, नहीं आया, आएगा, जरूर आएगा. बस अपना मूड बनाइए, फिर देखिए. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम. बेटा एस्टर जो होता है ना, क्या एस्टर, इसका अल्कलाइन मीडियम मतलब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं. तो एक्चुअल में इथाइल को ये OH लेके उड़ जाता है, तो रिएक्शन बनता क्या है, CH3COONA प्लस C2H5OH. वाह 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 वाह. इसका मतलब क्या समझे आप समझे कि ये जो रिएक्शन है अल्कलाइन मीडियम में, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि दोनों पर डिपेंड करेगा भाई, दिस वन एंड दिस वन. ओहो सेकेंड. लेकिन एसिडिक मीडियम में दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. द एक्सप्रेशन विच गिव्स 1/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
हाफ लाइफ आपने पढ़ी, इस बार 1/4 लाइफ पूछ ली, तो 1/4 लाइफ को आप क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। और आपको पता जब कोई चीज़ 1/4 लिखी गई है, इसका मतलब उसका x कितना है बेटा, C0 का 1/4 है। इसका मतलब कितना है, 0.25 ऑफ C0। अरे भाई कहाँ जा रहा है, हम भेजना तो नहीं चाहते तेरे को। अब आप देख लीजिए कि जो आपके निकल, सीधा ही लिख लूँ मैं फिर इसको, टाइम बचाऊँगा आपका। तुम मेरा बचाओ, मैं तुम्हारा बचाता हूँ। तुम मेरा क्या बचाओगे बताओ, 1/4 2.303 log बेस 10 C0 अपॉन ये क्या हो गया भाई K1। सिटी क्या लिखूं रे, सिटी क्या लिखूं रे, सिटी क्या लिखूं रे, आहा, सिटी आप लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे दोस्तों, सिटी क्या हो जाएगा, C0 माइनस 0.25 ऑफ C0, मतलब क्या आ गया, 0.75 C0 गया, ये 100 कैंसल, ये लेफ्ट 4 और ये क्या आ गया भाई 3। तो जिसमें 4/3 लिखा हुआ है K के साथ में नीचे, वही मेरा आंसर। तो माय डियर लवली स्टूडेंट, लवली मैं आपको पता है क्यों कहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी तो लवली है, माइंड चाहिए लवली, क्वेश्चन से लव करने वाला, वो कहलाता है लवली, है ना। आपने सुना होगा क्या, इंस्पेक्टर लवली सिंह रिपोर्टिंग हियर सर। लवली सिंह अच्छा नाम है, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। जो किसी काम से लव करे उसको लवली कहते हैं। चलो आपको लव नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर करना है। देखो बेटा क्या दिया है, द रेट कॉन्सेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2 मोल दिस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट 0.05 मोल पर लीटर, द इनिशियल कंसंट्रेशन वुड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल पता लगाओ दिया क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 DM3। ये बेचारा बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ये लिख रहा है। अब देखो इसमें यूनिट जो दी है आवर में दी है, और अपने को 30 मिनट के बाद में, बस यही क्वेश्चन के अंदर हिडन है। क्या करूं सर, मत करो, क्या नहीं करो, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा भाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा होगा के जो होता है वो क्या होता है, C0 माइनस CT अपॉन टाइम T। के की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.2 दिया है। C0 आपको इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, C0 मुझे निकालनी है। CT मेरा कितना है बेटा, 0.05, ठीक है ना। और टाइम T आप इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 0.2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू C0 माइनस 0.05। तो C0 मेरा क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 0.10, ठीक है, और ये प्लस में 0.05, ये कितना हो जाएगा 0.15। ओहो मिल गया। आंसर मिलने पर कितनी खुशी होती है ना, मेरे को भी होती है, आपको ज़्यादा होगी है ना। देखो बेटा ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही कहा था, माइंड शुड बी काइंड। क्या दिया रे, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर 100 मिनट। रिएक्शन तो दे दी फर्स्ट ऑर्डर की है, आफ्टर 100 मिनट 75 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट ए आर डीकम्पोज्ड व्हेन 100 ग्राम आर टेकन इनिशियली। देखो बेटा कोई रिएक्शन है और इसमें क्या दे रखा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, और मेरे से क्या कहा है कि ये 100 मिनट का टाइम लगा। 100 ग्राम जब आपने इसको लिया तो 75 ग्राम होने में कितना टाइम लगा, 100 मिनट का टाइम लगा। मतलब क्या हो गया, कितना डीकम्पोज हुआ बेटा, 25%। अब कह रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन 150 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट ए आर डीकम्पोज्ड, द इनिशियल वेट टेकन इज 200 ग्राम। अब वो कह रहा है कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पर 200 ग्राम लेता हूँ तो ये 150 ग्राम डीकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब
75% बचा नहीं है, ये डिकम्पोज हो चुका है। तो 75% यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 75% है। अब ये कह रहा है 150 ग्राम बचा 200 ग्राम लेने पर, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 75% ही तो है। अब पूछा इसमें टाइम कितना लगेगा। यहाँ एक बात मेरी गिन करके गांठ मान लीजिए कि बेटा x प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, t। अगर टाइम सेम है तो x भी सेम होगा, और अगर x सेम है तो टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। भाई साहब यहाँ भी 75% और यहाँ भी 75%, क्या करने वाले हो आप करने वाले हो एक चीज कि अगर x इक्वल है तो टाइम भी क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ 100 मिनट लगे इस चीज़ को होने में, तो यहाँ भी आपके इसको होने में टाइम कितना लगेगा, 100 मिनट ही लगेगा। लो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। अबे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आया, आएगा आएगा आएगा। अरे कहाँ गया, तुम सोचे क्वेश्चन खत्म हो गया मजा आ गया है, ऐसे मजा नहीं आएगा रे। तो आपकी इजाजत हो तो 2 घूंट मार लूं H2O के, 2 घूंट H2O के, नॉट तेरी की। ओहो हो, देखो बेटा H2O जो होता ना, इसका नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना है, सर वाटर। इसमें जब आप हमारे को देख रहे हो इतना उत्सुकता से, तो कुछ एक नई चीज़ बताते हैं आपको। एक्चुअल में जो H2O जो होता है ना, इसका IUPAC नाम, एक चैप्टर है तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ देखेंगे आप लोग, उसके लिए एक्वा लिखा जाता है, जबकि IUPAC ने वाटर का जो नाम रख रखा है वो है ऑक्सीडेन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज की बात करें तो उसको ऑक्सीडेन कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी छोटे मोटे लेवल के लिए नहीं, बड़े लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई। चलिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन आर आइडेंटिकल। ये कह रहा है रेट और रेट कांस्टेंट जो है आपके क्या है, आइडेंटिकल। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर कब होंगे, जब ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 0। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, सेकंड। उठाओ मारो चौका छक्का। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था बेटा। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कमियां तो सब में होती है बेटा, मेरे में भी है, आप में भी है, इस बोर्ड में भी है, सब जगह मिलेगी आपको। कमियां नहीं देखनी है, अच्छा ही देखनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए से प्रोडक्ट बनना, फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन एट इनिशियल दिस is 20 minutes, then the value of the rate constant would be। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए कि हाफ लाइफ दिया हुआ, तो हाफ लाइफ मुझे पता क्या होता है, इसका फॉर्मूला 0.693 अपॉन ये हाफ लाइफ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या होता है। तो आ जाइए 0.693 पर, और ये लाओ बेटा, लाओ 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 लाओ, ये कितना 20 मिनट है। सॉल्व करना आना चाहिए भाई। ये लो भैया, ये गया मेरा 1000, 10 की पावर 3, वापस 1000 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें तो आप देखेंगे कि ये जाएगा 20 या 60 है ना, ये 3 पीछे बच गया आपके पास में, 9 20 चौके 80, 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.034 मिनट इनवर्स। फोर्थ इज करेक्ट। हाउ भाई, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकंड होती है क्या? ये तो सामने दिख रहा फाल्स है भाई,
ये तो जीरो ऑर्डर की यूनिट लिखी हुई है। टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है क्या? आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन के। अगर आप चूक जाते हो ना, आप लिखो। कहते हैं ना कि जितना आप लिखेंगे पेन चलना चाहिए। तो ये क्या हो गया? टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू 0.693। आहा, ये कांस्टेंट आ गया रे। ये दिया हुआ, ये मेरा क्या ट्रू है? और ट्रू ही तो पूछा है। टी कंप्लीशन 100% कंप्लीट होती नहीं कभी, ये मेरा क्या फॉल्स है। टी हाफ इनिशियल पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये भी मेरा क्या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट राइट कौन सा हो गया? फोर्थ। अरे बाबा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है कोलिजन थ्योरी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। करने पड़ेंगे बाबू। नहीं करें? क्यों नहीं करें? करना पड़ेगा। अब इसमें भी देखो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके लिए मैं तो आपको यही कहूँगा, हमारे ऐप पर जाइए, हमारी क्लासें देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्या दिया? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनर्जी बैरियर होता है। जैसे कोई रिएक्शन होती है, जैसे आप यहाँ पर हो और आपको यहाँ आना है, तो ये बीच में ये जो आपके गैप आ रहा है, ये एनर्जी बैरियर कहलाता है। ई एफ है भैया, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब आपके पास इतनी एनर्जी तो है, मान लो सभी के पास, लेकिन जो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रखेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द रिएक्शन। ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मैं कह रहा हूँ कि नीट या जेई के एग्ज़ाम को क्या सभी बच्चे क्रैक कर लेंगे क्या? ज़्यादातर बच्चों की, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 40% मार्क्स है और कट ऑफ के लिए या आपको मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए आपके 70% चाहिए, तो 50% तो सभी क्या है? मेडिकल कॉलेज या प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा? जिसके एक्स्ट्रा हो। कितने एक्स्ट्रा हो? 50% तो सब क्या है भाई? 70%। एक्स्ट्रा कितना? 20%। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब वह अतिरिक्त आधिक्य ऊर्जा जो क्रियाकारक को उत्पाद में कन्वर्ट कर देती है। आगे देखो बेटा, द मिनिमम एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन। अरे भाई, केमिकल रिएक्शन में होने के लिए जो मिनिमम, कि भाई इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा कहते हैं। दिस इज द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, है ना। एक्स्ट्रा कितनी चाहिए वो कहलाती है बेटा एक्टिवेशन, और मिनिमम कितनी चाहिए, आ रही बात समझे? ये आपके आगे देखिए, द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल that of rate constant K2 of another reaction. The relationship between the corresponding activation energy of the two reaction at the same temperature E1 and E2 can be represented as। देखो साहब, दो रेट कांस्टेंट है K1, ये जो आपके दिया हुआ है दिस इज द डबल ऑफ अदर, इसको K1 डैश कर देते हैं। एनोदर, ये कहा है द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ K2। K1 डैश की जगह अपन क्या कर लेते हैं, इसको K2 कर लेते हैं। ये दिया है द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द टू रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अब अगर ये K1 है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमने E1 मान ली और ये E2 है। अगर ये कह रहे हैं कि इसका ये डबल है, मतलब रेट यहां पर क्या है, ज्यादा है,
रेट इसकी क्या है, हाई है पहली रिएक्शन की। अगर रेट हाई है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम है। और ये जो है ना भाई, जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, नहीं समझे आप, समझ गए किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो आपने ये देख लिया दोस्तों कि यहां पर जो आने वाला है आंसर, इसकी E1 कम है और E2 क्या ज़्यादा है। सो द E2 इज हायर देन E1। है कहीं आंसर, देखो तो, देखो 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 देखो, देखने की चीज़ें बेटा, देखो बार बार देखो, 1000 बार देखो। हो E2 ज़्यादा गया, करेक्ट। अब क्या दिया है 81 नंबर क्वेश्चन में, लेट्स चेक एट अ रूम टेम्परेचर द रिएक्शन बिटवीन NO and O2 to give NO2 is fast, while that between CO and O2 is slow. It is due to, क्या कहना चाहते हैं भाई। अब ये कह रहा है एट रूम टेम्परेचर द रिएक्शन बिटवीन NO and O2 gives the NO2। NO और O2 की रिएक्शन है, ये क्या दे रहा है, NO2, ठीक है, स्लो। और ये क्या रखा है, वाइल CO प्लस O2 से आपके क्या हो रहा है, ये बन रहा है। ये क्यों ज़्यादा और क्यों कम है भाई, इसके पीछे क्या रीज़न है, इज ड्यू टू CO इज स्मॉलर इन साइज, CO इज पॉइजनस, NO2 इज पॉइजनस। क्या फालतू की बातें कर रहे हो भाई। अरे सिंपल सी बात है कि ये रिएक्शन अगर अपने पास में फास्ट हो रही है ना, एंड ये वाली रिएक्शन मेरी क्या हो रही है बेटा, स्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली ये स्लो क्यों हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज लेस देन, अभी आगे ऊपर किया था वही तो चीज़ सेम आ गई भाई। एनर्जी बैरियर ज़्यादा, रिएक्शन स्लो, एनर्जी बैरियर कम, रिएक्शन फास्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो मज़ा लेना चाहिए बेटा आपको। आओ देखते हैं और मज़े लेते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर्स एट अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन between the reacting molecule, therefore the reaction rate is given by। अब ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलिजन, मतलब रेट का सीधा रिएक्शन संबंध किसके साथ दिया है, कॉलिजन्स के साथ दिया है। रिएक्शन रेट इज गिवन बाय, क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के प्रोपोर्शनल होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पोजेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग इन अ यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। देखो बेटा ये एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल का आपको लिंक और थ्योरी पता होनी चाहिए। एक्चुअल में ये कॉलिजन थ्योरी का क्वेश्चन है, और उसमें बताया गया रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स के प्रोपोर्शनल होता है। बस लाओ आंसर थर्ड है। आगे देखिए, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए से बी बन रहा है, हैज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी देर की कितनी बेटा, 15। यूनिट का कोई मतलब ही नहीं, दोनों सेम ही है। एंड द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H 5 किलो कैलोरी। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B टू ए से बी बन रहा है, मतलब मुझे क्या पूछा है, EB आपसे पूछा है। क्या करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू EF माइनस EB। ये वैल्यू कितनी है मेरे राजा, 5 है। ये कितनी दी है, 15 है, और ये कितना है, EB है। तो EB इज इक्वल टू 15 माइनस 5, आंसर 10। ट्रांसफर कर दिया मैंने प्लस को इधर, है कहीं 10, देखो आंसर 83 का थर्ड आंसर है करेक्ट। चले भाई
धीरे धीरे कोर्स को बढ़ाना है। अरे धीरे धीरे, कई बार ये गाना है रे भाई। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अरे भाई क्वेश्चन के लिए प्यार चाहिए आपको, टीचर के लिए प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए आपको। चलिए क्या दिया, अ लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू। ऐसा क्या होता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है जो ही अपन टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्टनिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ। अरे यार, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलिजन्स। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या एक प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी अगर आपने किसी को दे दी तो धमाधम 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 बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन खटाखट ऊपर गया। कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन क्या करें भाई, इसमें 85 वाले क्वेश्चन के अंदर 84 है ना यार, ये होना चाहिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन्स। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसने बोला है इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स नहीं बढ़ेगी भाई, इस इफेक्टिव कॉलिजन वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सही आंसर रहेगा। क्योंकि मैंने ये इफेक्टिव वर्ड नहीं देखा था इसमें, तो पहले ही कहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घटती घटती बच गई, पता चल गया। आगे देखो, रेट ऑफ विच रिएक्शंस इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ऐसी कौन सी रिएक्शन है बच्चों जिसमें कि रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। देखो कोई भी रिएक्शन हो, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनिशियली कोई भी रिएक्शन है उसके लिए अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। हाँ, इक्विलिब्रियम पर आपके अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टी बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। एंडोथर्मिक पर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएगा, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। वो ली चैटलियर लॉ में अपन पढ़ेंगे, वो अपने कोई दिक्कत नहीं है। आओ बेटा, ओहो न्यूमेरिकल आ गए, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्या लिखा है देखें, देखना ही पड़ेगा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 60 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय। देखो दोस्तों, जो नया रेट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, 2 टू दी पावर डेल्टा टी अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन ओल्ड रेट लिख दो। वो कितना आपके ओल्ड रेट से कितना बढ़ेगा। अब आपने क्या किया, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये 60 आपने बढ़ा दिया है, डिवाइड बाय 10 6, तो 2 टू दी पावर 6। इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 64 आएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ जाएगी, 64 टाइम्स हो जाएगी। कब, अगर आपने इसको कितना कर दिया दोस्तों, ये लो। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन अ स्ट्रेट लाइन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द लॉगरिथम ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसके साथ में स्ट्रेट लाइन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, नहीं आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग ले लेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन ये अगर आपने लिया
तो ये बताइए, प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द लॉगरिथम ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये 1/t है बेटा। तो ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ में आएगी, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा, इसको वाई एक्सिस पर ले लें, ये 1/t के साथ लेंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा, और ये इसका सी है, तो 1/t के साथ आएगा स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ? ये तो कांस्टेंट है ना यार। चलिए, अब दिल्ली दूर नहीं बेटा, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं क्या दिया है। विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? किस प्लॉट से अपने को एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये अभी देखा ना, लॉग ए इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन ये लो। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ ले लूँ, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो क्या ले लूँ, ln k और 1/t के बीच। गिवन दैट k इज द रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन एट ए टेम्परेचर t, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट t इन्फाइनाइट, बेटा दिख नहीं रहा होगा आपको, t इन्फाइनाइट log k पर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है log k, तो फॉर्मूला अपने पास क्या था बेटा, log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a माइनस ई ए अपॉन आर। t को आपने क्या कर लिया बेटा, इनफाइनाइट कर लिया, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, 0। बस अब इसने log k की वैल्यू पूछी है बेटा, तो log k मेरा किसके बराबर है, log a के बराबर ही तो है, log k पूछा ना इसने, तो log a के बराबर है। आंसर कौन सा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। बढ़े आगे, आया मजा? अब देखते हैं आगे बेटा। तो क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं करेंगे, इतने ही करेंगे, ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगले सेशन में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो इन 2 क्वेश्चन के बाद। द रेट कांस्टेंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द फ्रिक्वेंसी फैक्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट। अब देखो रेट कांस्टेंट ये दिया है, के कितना दिया, 3 × 10⁻⁻⁴। ये पकड़ना सही आना चाहिए। फ्रिक्वेंसी फैक्टर उसके बाद नहीं, रेट कांस्टेंट के बाद में एक्टिवेशन एनर्जी दी है ई ए, ये कितना बेटा 104.4 यूनिट से पता चल गया। एंड ये दिया है फ्रिक्वेंसी फैक्टर, जिसको अपन कहते हैं Z, 6 × 10⁻14। Z की जगह आप A भी लिख सकते हो। रेट कांस्टेंट है T, इसने पूछा था वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एज T, K पूछा आपसे कितना हो जाएगा, जबकि T आपने क्या कर लिया, इनफाइनाइट। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, AE माइनस EA अपॉन RT। अगर T इन्फाइनाइट कर लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और E की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, E की पावर क्या हो जाएगा, इसको T को मैं इन्फाइनाइट लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम 0, और इसका मतलब क्या हो गया, K बराबर किसके हो जाएगा, A के बराबर। A की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। आंसर कौन सा हो गया भाई, सेकंड इज करेक्ट। आ रहा है मजा, मजे लेने बेटा क्वेश्चन के। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन in kilojoule per mole, the minimum value for or the energy of activation will be। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई एफ माइनस ई बी, वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन द किलोजूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, कम से कम मैं कितना करूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन द किलोजूल पर मोल, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द, ये मुझे क्या लाना चाहिए, ये मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कभी भी जीरो तो नहीं हो सकती, है ना भाई। तो ये आपको पता है कि ये अगर इक्वल मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का मतलब ये हो गया कि इक्वल टू डेल्टा एच आपने कर लिया तो भी पॉसिबल है, लेस देन डेल्टा एच कर लिया तो आपको पता है डेल्टा एच से कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दो तो मेरे गए कम। तो कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें दोस्तों, आपको पता है इसमें आपके मोर देन डेल्टा एच ही चाहिएगा, है ना भाई, क्योंकि ये बराबर कर लिया तो आपको पता है वो जीरो भी हो सकती है, इसलिए आपके पॉजिटिव लाने के लिए मोर देन डेल्टा एच चाहिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सर और करवाएंगे क्या कोई क्वेश्चन? चलो 2 क्वेश्चन लास्ट, 2 तो करवाऊंगा भाई, थोड़ा साथ दीजिए आप। कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत लालच कर लेना चाहिए, खराब चीज़ नहीं है। बस उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में क्या दिया है, क्या दिया रे, द रेट रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 2.3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 310। इफ द K is the rate constant at 300 Kelvin, then the rate constant at 300 Kelvin. हद तेरी की। अब ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2.3 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। अगर आपने डेल्टा टी की वैल्यू 10 केल्विन ली तो ये आपके रेट क्या हो जाता है, 2.3 टाइम्स बढ़ जाता है। इफ द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, जो K जो दिया ना वो आपके क्या दिया है, 300 केल्विन पर दिया है। देन द रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन कितना हो जाएगा, समझ गए? देखो भाई यहाँ पर टेम्परेचर आप 300 से क्या कर रहे हैं, 310 कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है, log बेस 10 K2 अपॉन K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक तो ये तरीका अपने पास में है। दूसरा दोस्तों इसने कहा है कि भाई अगर अपने पास में जो न्यू रेट जो होता है K2 अपॉन K1 दिस इज इक्वल टू 2.3 इंटू क्या होता है डेल्टा T अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये 2.3 रहेगा और डेल्टा T कितना बढ़ाया आपने, 10 केल्विन बढ़ाया है। ये आपसे पूछा ना भाई 310 केल्विन, इसको मान लो ये 310 केल्विन पर है और ये कितना मेरा 300 पर है, और ये आपने 10 बढ़ाया तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2.3 आएगा। आया कहीं कहीं देखा? हाँ, पुराने का 2.3 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर 3rd इज करेक्ट। देखो बच्चों आखिरी क्वेश्चन, इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विल। अगर आपसे कह रहा है वो कंसंट्रेशन यूनिट आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम्स, इतने गुनी में रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट पर क्या असर पड़ने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रेट कांस्टेंट एक्चुअल में कंसंट्रेशन से चेंज होता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आंसर कौन सा रहेगा, आंसर 3rd इज करेक्ट। तो देखो किस प्रकार से आपने आनंद के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका एक यही है, अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन आपके आसान नहीं है दोस्तों। और इनको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। तो अपने पास
ये चीज़ मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी सारी बातें हो चुकी है और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों, है ना भाई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी चीज़ दोस्तों डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ आपके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती है। बस अपना हौसला बनाए रखिए, क्वेश्चन करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं और आपको कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।